अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं सेविंग प्लानट अर्थ। दोस्तों, पहले तो हम फील्ड में जाके आपको वीडियोस बना के दिखाते रहे हैं। अब हमने सोचा कि किसी एकेडमिशियन के साथ किसी एनवायरमेंटल साइंसेज के एक्सपर्ट को ढूंढा जाए और उसका एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। तो हमें डॉक्टर कैसर महमूद मुगल साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कॉमसेट सैफ्टाबाद में एनवायरमेंटल साइंसेज के, और एनवायरमेंटल साइंसेज की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आइए उनसे बातचीत करते हैं और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेयर। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज एज एन एकेडमिशियन, एज अ साइंटिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा आम आदमी समझ सके कि क्लाइमेट चेंज है क्या? तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त एक बख्शी है इस सिलसिले में कि मैं कुछ कह सकूं। तो जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज या जिस तरह उर्दू में हम उसको माहौलियाती तब्दीली कहते हैं, तो माहौलियाती तब्दीली इसके बारे में बहुत सारी आरा हैं कि जी क्या ये एक हकीकत है या एक अफसाना है। इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है और अब इस पर कोई भी हमें किसी शहादत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये बहुत सारी इसकी शहादतें वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। आप मतलब जिस तरह देखेंगे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि इससे ख़तरात हैं माहौलियाती तब्दीली से। तो मतलब अगर हम कहते हैं ना वल्नरेबल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो वल्नरेबल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में पाकिस्तान 7th पोजीशन पे है जिसको ये प्रॉब्लम है। तो आप मतलब पूछेंगे कि ये क्या शहादतें हैं इसकी कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी शहादतें मौजूद हैं। जिस तरह सबसे पहली शहादत तो ये है कि हमारा जो औसत जिसे हम कहते हैं ना सालाना दर्जा हरारत, तो वो बहुत ही आहिस्ता 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 बढ़ रहा है। तो अगरचे ये जो रफ्तार है वो पॉइंट्स में है। अगर आप अभी देखें पेरिस अकॉर्ड एक मतलब हुआ था, एक डिक्लेरेशन हुआ था, एक डिक्लेरेशन, उसके मुताबिक जो माहौलियाती तब्दीली की या ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनेशन है, तारीफ है, वो ये की गई है कि वो हर वो मुल्क जिसका 10 सालों में दर्जा हरारत जो है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 सालों के बाद उसका जो दर्जा हरारत होगा वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग में आता है या क्लाइमेट चेंज के मानों में उसको हम ले सकते हैं। तो आप मतलब इसको कंफर्म कीजिएगा, हो सकता है कि मैं कोई गलती कर गई हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा कि किस स्पीड से जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। तो जो शहादतें हैं वो ये हैं कि जिस तरह सबसे पहली शहादत ये कि हमारे अल्लाह ताला ने पहाड़ों को एक मेहों की तरह ज़मीन पे गाड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बताया कि जी जो हमारे पहाड़ हैं वो मेहों की तरह ज़मीन पे गाड़े गए हैं। उन्होंने एक तवाज़ुन कायम रखा हुआ है। उसके ऊपर ग्लेशियर्स हैं जो हमारे मतलब बारिश का एक मतलब कह लेंगे बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो पानी का फ्रेश वाटर, वो उसके ऊपर मौजूद है। लेकिन ये हमारे ग्लेशियर्स आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होने से, जिस तरह आप ग्रीनलैंड को देख लें, एक जजीरा है जो यूरोप और कनाडा के दरमियान है, उसकी जो मेल्टिंग स्पीड है वो बहुत बढ़ गई है। एक उसका अगर आप वीडियोस देखें आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इस तरह पाकिस्तान में जो बड़े अच्छे अच्छे दुनिया के ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान में 25 ऐसी चोटियाँ हैं जो जिनकी जो औसत ऊंचाई है वो 25,000 फीट से ज़्यादा है। पाकिस्तान मतलब दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हमारे पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, वर्सटैलिटी है, नेचर वर्सटैलिटी है। ठीक है जी, तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बहुत बड़े मशहूर ग्लेशियर्स में बाल्तोरो ग्लेशियर है, कतूरा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, जिसमें आप देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान जंग है। तो अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उसको, इंडिया को वो हार गया है पाकिस्तान। तो ये एक मतलब हकीकत है हमारे लिए, एक बड़ी एक मतलब बाइस से क्या कहना चाहिए शर्मिंदगी है, वो हमने उनको खो दिया है इस सियाचिन ग्लेशियर को। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता इनका पानी जो है वो बह कर दरियाओं में आ रहा है। अब दरिया में वो मट्टी भी लाता है, वो उसका जो रन ऑफ है, रन ऑफ आप समझते हैं जब पहाड़ी इलाकों में आता है तो उसका कटाव जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, उससे फिर बहुत सारी मट्टी बह के आ रही है। अच्छा, और जरखेज़ मट्टी जो है, लेकिन उसका नुकसान क्या है जी, मट्टी तो ज़रूर आ रही है लेकिन हमारे जो दो बड़े हमारे डैम हैं, मंगला डैम और तरवेला डैम, ये एक नेचुरल कुदरती मट्टी के आप देखेंगे वो बांध के उनको बनाया गया। उनकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो अब कम हो गई है। मतलब तकरीबन ये 1970 में बने हैं जी, तो 1970 से लेके इन मतलब 50 सालों में उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आलमोस्ट आधी हो चुकी है। तो अब इसलिए हमें उनकी रेजिंग की ज़रूरत पेश आई कि हमने चाइना की मदद से अभी मंगला का जो 4-5 साल पहले तक
एक रेजिंग उसका प्रोग्राम चलता रहा है। ये एक उसकी शहादत है जी कि पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो बारिशों का वक्त पे ना होना है। मतलब आप देखें, जब बारिशों की ज़रूरत होती है, मसलन जी पहले हम गंदम काश्त करते थे, नवंबर में गंदम जो है वो हम कहते थे कि अभी ये जी इसकी काश्त जो है वो देर से हो रही है। वो दो होती है ना, अगेती पछेती, हाँ जी। तो अगेती वो होती है जो पहले की जाती है, मतलब अक्टूबर के एंड पे हो जाता था। लेकिन अब क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि गंदम की जो बिजाई है वो अक्टूबर के एंड पे हो जाए? अब नहीं है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो गंदम की काश्त है वो अब हमारे किसान उसको नहीं कर पा रहे। बारिशों का एक जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, अब देखें, आज ही आज मैं खबरें देख रहा था तो रात को हमारे मतलब ईद का ये सेकंड डे था, जुम्मा का दिन था, तो आज मतलब है कि कल जुमे की रात आप खबरें देखिएगा, इतने मोटे मोटे ओले वो इस्लामाबाद में अभी उनकी हुई है। क्या ये मतलब पहले कभी ये इस तरह के जो इवेंट्स थे वो होते थे? मतलब बारिशों का वक्त पे ना होना, बेजा होना, और उस वक्त जब बारिशों की ज़रूरत थी वो नहीं होती थी। अब जब गन्नम की फसल तैयार थी, आपने देखा कि अप्रैल के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमने गंदम काश्त की, तो उस वक्त जब गंदम की कटाई का वक्त आया मार्च और अप्रैल में, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। अब उसका मसला क्या होता है कि पानी जब खेत में खड़ा होता है तो उससे गंदम की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, और फिर हमें जब हम चावल की फसल लगाते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। उस वक्त हम देखते हैं कि बारिशें हों और उस वक्त मानसून का सीज़न भी होता है। लेकिन इस साल जो पिछला साल गुजरा है, मानसून की बारिशें बहुत ही ज़्यादा कम हुई, और जो मार्च अप्रैल की बारिशें थी, बहार की बारिशें, वो बहुत ज़्यादा हुई, जिनके ज़रूरत से ज़्यादा, जिनका उल्टा हमें नुकसान होता रहा। बिल्कुल सही। तो ये तो हमारे पंजाब की मैं बात कर रहा था। अगर आप उस तरफ चले जाएं, पहाड़ों की तरफ, मतलब सवात का इलाका है या दूसरे केपी के और जो नॉर्दर्न एरियाज है, वहाँ पे मसलन गंदम की अगर आप काश्त ले लें, तो जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो 1 किलोमीटर को जो मतलब फासला है वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मल उनका जो साइकिल होता है ना, दाना बनने का या फ्रूट लगने का जो टाइम है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है पहाड़ों की तरफ। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है, वो जो मैदान जो है वो या ज़मीन जो है बेकार होती होती जा रही है। अच्छा, इसका बहुत सारा फसल हमारे जो असर है, सॉरी, वो बहुत सारे हशरात पे पड़ रहा है। जैसा शहद की मक्खियाँ, अगर आप अभी देखें तो शहद की मक्खियों को आप बहुत कम, मतलब है कि अभी जिस तरह लोगों ने वो करते हैं ना, मगज़बानी करते हैं, मतलब उनको हनी बी कीपिंग कहते हैं, तो वो उन्होंने बड़े डब्बे रखे होते हैं, लेकिन अब उसमें भी लोग कहते हैं जी पता नहीं इसमें इन्होंने शक्कर मिलाई हुई है, गुड़ मिलाया, उस पर कोई डाउट है। जो नेचुरल हनी बीज होती थी, जिन्होंने छत्ते बनाए होते थे, अब आपको वो नहीं मिलेगी, बहुत कम, जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारे जो असरात हैं, मतलब कि गंदम की पैदावार ना होना, चावल की पैदावार आपने जिक्र किया है, और बहुत सारे हमारे अजनास हैं जिनकी जो पैदावार है, फ्रूट ट्रीज़ हैं, वो दुनिया से आप देखें ख़त्म होते जा रहे हैं। अब उनको मसनूई तरीके से हम पैदा कर रहे हैं, तो उनका जो जायका है वो मुतासर हो रहा है। हमारे ऊपर एक प्रेशर आ गया, फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रेशर आ गया। तो ये जो फूड सिक्योरिटी है, वो इसका फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमने लोगों, जिस तरह हमारी आबादी दुनिया की आप देखेंगे 8 अरब है, पाकिस्तान की आबादी हम अंदाजे के मुताबिक हम 23 करोड़ है, तो इस आबादी को हमने खाना भी खिलाना है। तो जब हमारा नेचुरल साइकिल एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुतासर होगा, उसकी वजूहत पे भी अभी हम बात करते हैं, तो बहुत सारी वजूहत भी हैं उसकी, लेकिन जब ये नेचुरल साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे असरात जो हैं वो इंसानी आबादी पे पड़े हैं, और बहुत सारी अशरात पे, हैवानात पे, और जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारा हमारे इंसानों ने उसको, मतलब ये इंसानों की वजह से हुआ है। कुदरती तौर पे ऐसा बैलेंस ख़त्म अल्लाह ताला नहीं करता, इंसानों ने उसको डिस्टर्ब किया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, एक जो काफ़ी अरसे से बहस भी चली आ रही है पाकिस्तान की सियासी लॉबी में कि डैम बनने चाहिए, एक तबका कहता है कि डैम बनने चाहिए, एक तबका कहता है नहीं, डैम बनेंगे तो उससे मिट्टी समंदर में गिरने का ख़तरा है, या हमारी ज़मीनें जो हैं वो साल्ट उनमें ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि डैम बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई भी जो कौमें हैं, अगर आप डैम की हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहला जो डैम बनाया गया था वो आज से 5000 साल पहले मिस्रियों ने बनाया था, फ़िरौनों के ज़माने में। उस वक्त उन्होंने देखे कि कितने दुनिया का जो पहला अजूबा है अहराम मिस्र है, तो जिसको हम पिरामिड्स कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, वो सबसे पहले उन्होंने बनाया। और उसमें कितने, मतलब कि अंदाजे के मुताबिक जी कोई 10,000 इंसानों का खून उसमें वो है, 2-3 जो अहराम मिस्र उन्होंने बनाए। उस ज़माने में उन्होंने सबसे पहले सोचा कि
हमारे पास पानी की कमी है तो हम उसको स्टोर करके रखें। तो डैम का मकसद ये नहीं होता कि हमने ज़मीनें तबाह करनी है। डैम का मकसद ये होता है कि हम जो अल्लाह ताला ने पानी हमें दिया है, अब आप देखेंगे हमारा करोड़ों क्यूसेक पानी जो है वो हर साल जब सैलाब आते हैं वो समुंदर में चला जाता है। उस पानी को हम, आप माशाल्लाह खुद, अगर मैं आपको, आप माशाल्लाह एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आप उसकी पानी की अहमियत को किस तरह हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। पीने का पानी हमारे पास अल्लाह ताला ने वफर मकदार में दिया है, लेकिन पाकिस्तान में शायद क्वांटिटी का मसला नहीं है, पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट है। अगर हम मैनेजमेंट, ठीक है, बड़े डैम, आप कालाबाग डैम नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे डैम बना लें। अब कालाबाग डैम मुतनाज़ आया है, कहते हैं जी सिंध नहीं मानता, सिंध कहता है जी अगर आप पानी रोकेंगे तो हमारा सिंध जो है वो वीरान हो जाएगा, लेकिन सिंध तो जब सैलाब आता है उससे डूब जाता है, उसका क्या करेंगे। तो हमें उनके साथ आपस में बातचीत के ज़रिए एक कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है डैम बनाने के सिलसिले में। अगर हम, ठीक है, बड़े डैम पे इत्तेफाक नहीं है, हम छोटे डैम बना लें, तो वो भी तो, जिस तरह देखें पहले कंसेप्ट होता था, लोगों ये गाँव के अंदर बन होती थी, मतलब कि बन हमारे यहाँ भी, हमारे गांव में भी बारिशी पानी को वक्ती तौर पे छोटा सा स्टोर कर लेते थे। उससे जो हमारे मवेशी थे वो भी पानी पीते थे, उनको नहलाते थे, फसलों को पानी देते थे। ये एक स्मॉल डैम कंसेप्ट था। अब वो अनफॉर्चुनेटली वो भी कम होता जा रहा है, लोग इसको स्टोर नहीं करते, या वो पानी सैलाब की नज़र हो जाता है। बहुत सारी हमारी ज़मीनें कटाव का वो इवेपोरेशन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो डैम की कोई इस पर दूसरी सोच नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मेरी राय है कि डैम होने चाहिए, चाहे बड़े डैम हों या छोटे डैम हों। तो अगर आप KPK में देख लें, हमारा सूबा जो सरहद है, जिसको पुराना सूबा सरहद कहते थे, अभी खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें देखें जी कितने 75 डैम, स्मॉल डैम, उनकी कैपेसिटी मौजूद है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे पास वो सोच नहीं है कि हम उसको किस तरह मैनेज करें। तो जिस तरह अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हम पावर की बात करें, हमारे पास कितना क्राइसिस है। हमने पावर कहाँ से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उससे फर्नेस ऑयल से। अगर हम पानी से पैदा करें तो हमारे पास 75,000 मेगावाट बिजली जो है वो बनाई जा सकती है। अभी हम कितनी बना रहे हैं? सिर्फ 10,000 मेगावाट। 10 गुना हम अपनी कैपेसिटी से कम पानी से बिजली। और ये जो पानी से बिजली बनाने का अमल है, ये माहौल दोस्त भी है। बिल्कुल, कोई इस पे ज़ीरो पोल्यूशन है, मतलब कोई माहौल को ख़तरा नहीं है। हमने मतलब छोटी छोटी, अब देखें सिर्फ अब यहाँ पे मैं KPK की मिसाल दूँ, मेरा वहाँ पे 13 साल से मैं वहाँ पे एबटाबाद में मैं हूँ, तो वहाँ पे लोगों ने छोटी छोटी टरबाइन लगाई हैं, 10-10 मेगावाट, 20-20 मेगावाट। वो एक एक गाँव जो है उससे वो गुजारा करता है, वो 200-300 रुपये खर्चा आता है उनका, उन्होंने टरबाइन लगाई हुई है और उससे वो मैनेज कर रहे हैं। वो नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं लेते, जो वापडा जिसको कहते हैं कि जी नेशनल ग्रिड वापडा दे रहा है लोगों को भी, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करते। तो वो अपनी टरबाइन उन्होंने लगाई और इसको हम जहाँ पे भी थोड़ा सा, एक आप देखें ना, हेड और फॉल का वो होता है। हेड ये है कि जी कहाँ पे स्लोप क्या है, वो आपकी एंगल कितना बनता है, तो उस एंगल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर, पाकिस्तान में अगर, जैसा कि हमने बात की कि क्लाइमेट ज़्यादा हो रहा है जी, लेकिन बहुत से ऐसे अमेरिकन साइंटिस्ट के भी मैं इंटरव्यू सुनता रहता हूँ जो ये कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज इज़ अ हॉक्स, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जिस्ट करती है और रियलिटी मिथ है। इसको कैसे हम करेंगे कि जी वाकई ही क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि मैं कल भी आपसे बात हो रही थी कि मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा कि जी 200-300 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, या अगर 50 साल भी पीछे चले जाएं तो इतना कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं था। ये इन 50 सालों में ये शोर इतना क्यों पड़ा है और इसकी क्या वजूहत हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड है वो ज़्यादा हुई है? राइट, तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको अभी भी बता रहा था कि इसकी बहुत सारी जो हमारे पास शर्तें जो हैं वो मौजूद है क्लाइमेट चेंज के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा मतलब आप 200 साल की बात करें, मैं समझता हूँ ये आज से कोई 25-30 साल पहले ये फिनोमेना आपको नज़र नहीं आता था कि माहौलियाती तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से रुनमा नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये जो वक्त है वो समझ लें कि बहुत सारी माहौलियाती तब्दीलियाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मिलकर उनको बढ़ा रही हैं एक दूसरे को। एक दूसरे का जो, जिसको हम कहते हैं ना, एडिटिव इफेक्ट एक होता है। एडिटिव इफेक्ट ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मिलकर उनका एक बड़ा इफेक्ट सामने आता है। जिस तरह आप टेम्परेचर को एक चीज़ आप समझते हैं कि जी टेम्परेचर छोटी सी चीज़ है जी, ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड 10 सालों में बढ़ जाता है, उससे क्या असर पड़ता है। लेकिन मैंने आपको चीज़ें जो बताई हैं कि जी सबसे पहला जो असर पड़ रहा है जी कि जिससे आपकी पानी की ज़रूरियात फसलों की वो ज़्यादा बढ़ गई है। आप मतलब किसी फसल को जब ज़्यादा पानी देते हैं तो इससे क्या है कि जी
उनका जो ज़रूरियात बढ़ने से उनकी जो एक तो ये गर्मी ज़्यादा होने से ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो बढ़ जाता है। आप ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं कि जो पानी से बखारात पौधों की सतह से उठते हैं उनको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है, इवेपोरेशन भी बढ़ती है। जब पानी का इस्तेमाल बढ़ता है तो हमें पानी की ज़रूरियात ज़्यादा हमें फसलों की उसको मुहैया करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी पैदावार वो नहीं होगी। अच्छा, फिर आपका जो ग्रोथ सीज़न है फसलों का वो ड्यूरेशन कम हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, गंदम की मिसाल ले लें। गंदम को बीज उगने के लिए जो टेम्परेचर है वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए मुसलसल 7 दिन, ठीक है जी। ये नवंबर में होता है, ये दिसंबर के, अब दिसंबर में लोग जाके मतलब कि इवन 15 नवंबर के बाद गंदम काश्त करते हैं। उसकी क्या वजूहत है कि आपका जो पहले टेम्परेचर है वो मैदानों में वो बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है कि आपकी जो फसल को ज़्यादा ग्रोथ पीरियड दरकार था अब वो सुगड़ गया है जी। अब से कि जी पहले 3 महीने फसल जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ती थी, अब वो आपकी 2 महीने पे आ गई है कि जी उसको फसल को जो टाइम पहले 3 महीने में मिल जाता था अब वो 2 महीने में उसको ग्रोथ पीरियड जो मिल जाता है, तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उससे क्या हो रहा है जी, आपकी पैदावार कम हो रही है, तो आपको मजबूरन ज़्यादा आपको खाद इस्तेमाल करना पड़ती है, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है। आपका जो उस पर मसलन अब मैंने सुना है कि जी बाज़ ऐसा स्प्रे आया है जिससे आपका दाना जो है गंदम का वो या चावल का वो मोटा हो जाता है। तो वो क्या हो सकता है, वो हार्मोन से, लोग हार्मोन स्प्रे करते हैं आप उस पर। तो जो चीज़ें हार्मोन से आप पैदा करके आप खिला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि या केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करके जो आप चीज़ें खिला रहे हैं लोगों को वो क्या हेल्दी फूड है? वो उसमें बहुत सारा ग़िज़ाइयत की कमी इसमें हो सकती है। आपकी जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो दोनों पे असर पड़ रहा है। तो ये हमारी फूड सिक्योरिटी इससे क्लाइमेट चेंज से बहुत सारी मुतासर हुई है। और हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं जी जैसा कि बायोगैस। जी बायोगैस से मतलब आप गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका जो फर्टिलाइज़र बनता है जी वो भी फिर कंपोस्ट फर्टिलाइज़र। लेकिन हमारे लोग अभी उस चीज़ से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनको कितना कम करना चाहिए। अच्छा, आपने उस तरफ चले बात की एनर्जी की, आपने बात की बायो एनर्जी की, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि मतलब ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम सारा हुआ है वो किन वजूहत की बुनियाद पर हुआ है। सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में जो आसानियाँ हैं उनको हम ज़्यादा ले आए हैं। हमने जो अपनी मतलब कि कुदरती एक जो चीज़ें पोटेंशियल है, मसलन अब देखें यूरोप पूरा अब उन्होंने बाइक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दी, उनके यहाँ बसें भी बड़ी, हाँ बसों का रिवाज है, अपनी कारें इस्तेमाल करने का रिवाज कम होता जा रहा है यूरोप के अंदर। लेकिन जो हमारे पास पैसा आता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाइक लेते हैं, उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा पैसा है तो वो गाड़ी ले लेता है जी। तो अच्छा, यूरोप के अंदर एक आपको बताऊँ, बाज़ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे गाड़ी के अंदर एक बंदे का सफ़र करना उसको फाइन करते हैं कि आप कम से कम 3 और लोग साथ बिठाएं कि आपके जो एनर्जी सर्फ हो रही है एक बंदे पे ना हो, वो उस 4 लोगों पे खर्च हो अगर आपकी गाड़ी में 4 सीटें हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या हुआ है जी कि जो जितना ज़्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है, हमारी पेट्रोल की उतनी बरामदात वो जो है बढ़ रही हैं, दरामदात कहना चाहिए, इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट जब बढ़ेंगी हमारा नेशनल डेट जो है वो जो डिफरेंस है हमारा आमदनी का और जो खर्चे का वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। उस बढ़ने से हम टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, टैक्स आवाम की जेब से जा रहा है या उनको गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं या लेना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा साइकिल है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इस चीज़ का। तो जब हमने अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को बढ़ा लिया है, आपने बायो एनर्जी की बात की है, तो चाइना में मसलन में चाइना में मैं रहा 3 साल, मैंने वहाँ पे देखा कि उनकी जो नेशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 20 से 25% वो बायोगैस से पैदा होता है, बायोगैस से पूरा होता है। अच्छा, इस तरीके से हमारे यहाँ अब देखेंगे आप मतलब इस पे भी हम बात करेंगे क्या सॉल्यूशंस हैं कि हम लोगों को किस तरह कायल करें कि वो ऐसी चीज़ें करें जिससे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो। हमने अब मसलन गर्मी है जी, हमने एसी लगाना है जी, जिनके पास एसी की कैपेसिटी है वो एसी लगाते हैं, इससे बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है। तो दूसरे लोग जिनके पास बिजली बिल्कुल नहीं है वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा आई हैं। इन लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमारा जो बोझ है मतलब कि नेशनल इकोनॉमी पे, हमारी ज़ाती और फिर उस सबसे बढ़ के माहौल पे जो उसका असर है वो बहुत ज़्यादा है, उसको बढ़ गया है। तो इन चीज़ों को कम करने की जरूरत है। अच्छा सर, जैसा कि आपने टेक्नोलॉजी की और सहूलतों की बात की, एक बहस जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है लेकिन इतना ज़्यादा भी वो आम नहीं हुआ, छोटे परिंदों पे खुसूसन चिड़ियों पे 4G टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, उस हवाले से थोड़ा नाज़रीन को बताएं।
तो ये भी आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि अब हमारे माहौल में जो 4G टेक्नोलॉजी है या 5G टेक्नोलॉजी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है अब हर एक घर के अंदर से कि जी 7 अफराद हैं तो उनके पास 7 मोबाइल हैं। तो अब इस चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल कंपनियां जो भी हैं या हमारी नेशनल PTCL है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन वो जो अथॉरिटी है या लिमिटेड है, तो इन लोगों ने क्या किया जी हर जगह पे अब किसी जगह पे जोम का एक वो टावर है, किसी जगह पे जियो फोन का है, टेलीनॉर का है, या जो भी हमारे पास वो है नेटवर्क्स हैं उनका एक टावर मौजूद है। इससे ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो निकल रही हैं, जो सिर्फ ये नहीं है कि परिंदों की आपने बात की, परिंदों के अलावा जो हमारे हशरात हैं उन पे असर भी पड़ रहा है, और प्लस हमारे जो लोग वहाँ पे रहते हैं। अब मसलन एक असूल ये है, हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है पाकिस्तान की, जो हमारे कवानीन को जो है वो उसको मॉनिटर करती है और उसको वो इम्प्लीमेंट करने में एक गाइडलाइंस देती है। तो EPA जो है वो ये कहता है कि आपका जो कोई भी टावर है टेली कम्युनिकेशन का, ये वाले जो आप टावर्स की सिग्नल टावर्स की बात कर रहे हैं, तो इनको कम से कम आबादी से 500 मीटर दूर होना चाहिए। अब वो 500 मीटर आप देख लें कि हमारे अपने इलाके में घरों के अंदर टावर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इनकी वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्लस जो है ना कैंसर्स की जो है ना मतलब जो नंबर है लोगों में तादाद का कैंसर सेल्स की, तो इंसानों के अंदर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा दिमाग पे जो असर है, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अच्छा अब देखिए ना, एक बंदा मोबाइल यूज़ करता है, वो कान के साथ लगा के घंटा घंटा वो पैकेज पे बात करता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी दिमाग को वो इफेक्ट कर रही हैं। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना कि अपना जेब में रखें वो हेडफोन इस्तेमाल करते हुए कम से कम उसको दूर रखें अपने दिमाग से, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को इनके बारे नहीं पता इनको इस बात का। आपने हशरात की बात की है या परिंदों की बात की है, ऑफकोर्स परिंदे जो हैं वो अभी देखा गया कि परिंदों के ऊपर बहुत सारी तादाद जो है वो इसकी वजह से जब वो बैठते हैं उनके ऊपर, तो उन वेव्स की वजह से वो बेचारे मर जाती हैं चिड़ियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक तबाही की तरफ एक वो है कदम है हमारी, जो इस कदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ये भी एक ठीक नहीं है। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे हंगामी इकदाम कौन से करने चाहिए? क्योंकि अभी अमेरिका में जो बाइडन की हुकूमत आई तो उसने कहा कि मैं ऐसे स्टेप्स लूँगा कि 2030 तक हम जो हमारी जो एनर्जी है वो सारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। बिल्कुल सही है। तो मतलब सारी दुनिया तेज़ से तेज़ कदम उठा रही है, हमें कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि हमें क्लाइमेट चेंज का असर पाकिस्तान में कम करें और हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करें, हमें ज़्यादा नुकसान भी ना हो। बिल्कुल सही है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैसे हम इसको माहौलियाती तब्दीलियों को जो है उससे नबरदज़मा हों या उससे किस तरह मुकाबला करें। तो देखें, हुकूमत सिर्फ खुद से कुछ नहीं कर सकती। मतलब ये हमारी हुकूमत जो मौजूदा मसलन PTI की हुकूमत है, इनकी एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने एक नारा दिया कि हम 10 बिलियन प्रोजेक्ट जो है वो इनका वो इन्होंने लॉन्च किया। तो मैं समझता हूँ कि कभी एक ऐसा वक्त था, अगर मैं इसकी बात करूँ सिर्फ ट्री प्रोजेक्ट की, तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जंगलात काट रहे हैं। पाकिस्तान का जो एवरेज कवर्ड एरिया जंगलात से वो 3.7% है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, इकनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए 25% इलाके का रकबे का कवर्ड होना जंगलात से वो एक इंडिकेटर है, ठीक है जी। तो हमारा खुदा मतलब कि बहुत ही बदकिस्मती है हमारी कि हमने इसको कम करके 3.7% पे वो हम ले आए हैं। मतलब हम उसमें बहुत सारे जंगलात हैं, आपने देखा गुजारा फॉरेस्ट हैं जिनको लोग काट भी सकते हैं, कुछ हमारे नेशनल पार्क्स हैं जिनमें हम दरख्त नहीं काट सकते, तो वो प्रिजर्व्ड एरिया हैं, उनको हम कंजर्व्ड एरिया में नेशनल पार्क्स जो हमारे 18 नेशनल पार्क हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि जी चाइना में एक मिसाल में दे रहा था कि कभी माओ ज़ेडुंग के ज़माने में 1960s के अंदर उन्होंने एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ग्रीन चाइना प्रोजेक्ट। तो उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क की आबादी मिसाल के तौर पे उस वक्त 70 करोड़ थी। उन्होंने कहा जी कि 70 करोड़ बंदे जो है ना हमारे मुल्क के एक एक पौधा अगर लगाएं, उसको जवान होने में हेल्प करें, सिर्फ लगाना नहीं है, हमने उसको पालना भी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं हर साल, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने कभी उसकी हिफाजत नहीं की है। मतलब कि सिर्फ एक मीडिया अटेंशन के लिए, वाह के लिए हम दरख्त लगा तो देते हैं, हम फोटो लगा के अपनी फेसबुक पे लगा लेते, लेकिन उसको कभी भी जवान होते हुए हमने कभी भी अपना उसको हम अपने नाम की तख्ती लगा लें
और हमारा एक ईमान भी है कि जी अगर दरख्त एक कम लगाएं तो हम अपना एक जन्नत में घर बनाते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी इतनी ज़्यादा एक मुकद्दस है। और आप देखें कि दरख्त जो है, पौधा जो है, वो इंसानों से किस तरह बेहतर है। वो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरों को फल दे रहा है, परिंदों के घोंसले उस पर बन रहे हैं, परिंदों को वो बना दे रहा है। तो कितनी चीज़ें हैं जो वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहा है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एक वो चीज़ है ना जो एक बढ़ रहा है हवा में इस फ्यूल की कंजम्पशन से या एनर्जी की कंजम्पशन से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। दरख्त जो है वो कम हो रहे हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही, तो हमारा माहौल इतना अच्छा नहीं है। सैलाब को रोकने में ये हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि चाइना में जब ग्रीन प्रोजेक्ट हो सकता है, ग्रीन चाइना प्रोजेक्ट, तो हम ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो हम हर एक इलाके में कहें जी ठीक है जी, एक इंसान, हमारी देखें 22 करोड़ आबादी है, तो हम अगर हम 2-2 दरख्त भी चले, चाइना से हम आगे निकलते हैं, 2-2 दरख्त भी लगाएं तो हम 44 करोड़ दरख्त तो लगा सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को बढ़ाएं, और दूसरी बात यह है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करें। जहाँ पे मसलन मैं 1 किलोमीटर में खुद चल के जा सकता हूँ, तो मुझे बाइक निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गाड़ी इस्तेमाल करने की ज़रूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। काफ़ी अर्सा पहले, बल्कि चंद माह पहले, DHA मुल्तान की एक मीम वायरल हुई, और उसके बाद लोगों ने फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि ये जी DHA की ज़मीन के लिए इन्होंने आम के दरख्त काटे हैं, जो कि बाद में पता चला कि वो कोई निजी हाउसिंग सोसाइटी थी। तो उसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनकी प्राइवेट ज़मीन है, वो उस पर जो मर्जी है करें। जबकि लोगों का और ख़ुसूसन एनवायरमेंटलिस्ट का ख्याल था कि बेशक उनकी प्राइवेट ज़मीन है, लेकिन उन्हें इतने बड़े पैमाने पर दरख्त काटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किसका स्टैंस दुरुस्त है, कि हुकूमत का कि वो नहीं कुछ कर सकते क्योंकि उनकी प्राइवेट ज़मीन है, या लोगों का कि उनको रोकना चाहिए, उन्हें कोई और मुतबादल ढूंढना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। तो अब देखें, जिस तरह आपने, हमारा जो मेन फोकस है इस गुफ्तगू का वो है माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इमरान खान साहब को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या आंदा आने वाले जो भी मतलब किसी भी सियासी जमात से वो ताल्लुक़ रखते हों, प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई और जो वज़ीर आला साहब हैं, उनको ये चाहिए कि वो माहौलियाती एमरजेंसी डिक्लेयर करें। ये मेरा सबसे पहले अपील है एज ए एकेडमिशियन, कि भाई जब आप माहौलियाती तब्दीली माहौलियाती एमरजेंसी आप डिक्लेयर करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है कि आप किसी भी दरख्त को अपने घर से, अभी भी आप ये देखें असूल है, किसी भी सरकारी इदारे से आप मतलब है कि, या आप किसी भी पहाड़ी मुकाम पे चले जाएं, वहाँ पे चीड़ के दरख्त हैं जो बड़े कीमती दरख्त हैं हमारे पास, देवदार के दरख्त हैं, आप उनको नहीं काट सकते। इसी तरीके से आप पंजाब में आप अगर चले जाएँ तो हमारा एक ऑर्चर्ड्स जो है वो एक हमारा कौमी विरसा है, चाहे वो प्राइवेट हैं या वो किसी के पब्लिकली ओन्ड हैं। पब्लिकली ओन्ड से मरा दिया वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट लोगों के हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी को भी काटने से रोकते हैं तो ये गवर्नमेंट का हक है, और इमरजेंसी में किसी भी दरख्त को आप नहीं काट सकते। तो अब 2011 से लेकर 2021 के दरमियान 10 सालों में 10,000 एकड़ रकबे से उस सोसाइटी में जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं मुल्तान में, दरख्तों को काटा गया है। और उसमें वाज़िया मैंने मतलब कि जो GIS इमेजेस हैं, अगर आप सेटेलाइट इमेजेस देखें, आपको मतलब कि डिफरेंट जो सेटेलाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कास्ट नासा की वेबसाइट पे आपको मिलते हैं, पाकिस्तान के इमेजेस, अगर आप उनको देखें तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये जो तब्दीली मतलब कि जो पूरा उसका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बदल गया, वो बदल गया है। और वो जो ज़मीन कवर्ड थी, जहाँ पे कवर्ड एरिया नज़र आता था, ग्रीन बेल्ट्स, अब वो सफ़ेद मट्टी के वो उसमें शेड जो है वो आपको मिलेगा वहाँ पे मैप के अंदर। और ये भी है कि आम हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब देखिए पाकिस्तान आम जो है बहुत सारा गल्फ में एक्सपोर्ट करता है, आप नेबरिंग कंट्रीज़ को देख रहे हैं उधर एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है, बहुत सारी उससे हमारी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है वो अचार की इंडस्ट्री है, या हमारे लोकल लोगों को आम नहीं मिलता अच्छा खाने को, ये सारी चीज़। तो आप बात कर रहे थे कि एक्शन लेना चाहिए, नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल उस पर एक्शन लेना चाहिए, और उन लोगों को पूछना चाहिए कि आपने किसकी इजाज़त से ये दरख्त जो है वो काटे हैं, या कम अज़ कम आप इस 10 सालों में वो उतने उससे डबल दरख्त लगाएँ, ताकि जो है वो हमारा जो कौमी विरसा है उस इलाके का वो मखसूस एक आम एनवर टोल है या दूसरे जो उसकी वैराइटीज़ है उनको हमें दोबारा से वो दस्तयाब नहीं होगी हमें। ये सर खान साहब की हुकूमत आई 2013 में KPK में जी, तो इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। जी।
फिर 2018 में इनकी वफात में जब हुकूमत आई तो इन्होंने दावा किया कि हमने वो 1 बिलियन दरख्त लगा दिए हैं, जी। अब हम मज़ीद 10 बिलियन दरख्त लगाएंगे। जी। 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट आ गया। जी। लेकिन इसमें बहुत से नाकदीन का ये दावा है कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो कि वहाँ की नेटिव नहीं है, मतलब कि एक बार मैं केपी की असम्बली के एक मेंबर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उधर पहाड़ों में इन्होंने सफ़ेदा लगा दिया है। सही। तो मतलब कि आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे गौर करनी चाहिए कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ ऐसे इलाकों में ना लगाई जाए जो कि वहाँ की नेटिव नहीं है? बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल बहुत अच्छा ये आपका सवाल है। अब देखें, अगर हम इस्लामाबाद की तारीख को देखें तो 1958 से जब डिक्लेयर किया गया कि अब इस्लामाबाद जो है वो इस इलाके को हम कैपिटल बनाएंगे, कराची से शिफ्ट किया गया 1960 में, तो उस वक्त ये हुआ था कि यहाँ पे अयूब खान साहब के ज़माने में यहाँ पे कभी पेपर मिल बड़ी, जिसको हम जंगली शहतूत कहते हैं। जंगली शहतूत है या जंगली शाबलूत है, वो हमने उधर लगाया और वो इतना प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से एलर्जी प्रॉब्लम जो है लोगों को इतनी ज़्यादा हुई कि अब 2010 तक उन्होंने तकरीबन इस्लामाबाद से जितने ग्रीन बेल्ट थे उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे शाबलूत जो था वो इस कदर फैल चुका था कि लोगों के लिए जो सांस लेना था वो एक मुश्किल थी। अभी भी तो जो रिसेंट सर्वेज आए हैं जी, उसमें जो इस्लामाबाद का जो पोलन डाटा शो होता है बिल्कुल वो ये बहुत ज़्यादा होता है। इस्लामाबाद उन शहरों में आता है बिल्कुल जिनमें पोलन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसी की वजह से। तो अब उन्होंने उसको काटा, अब हमने एक बहुत बड़े एक अलमी कौम में जन्म दिया। अब इस तरीके से सफ़ेदे की आपने बात किया, एग्जॉटिक स्पीशीज़ है जो यूकलिप्टस है, ये ऑस्ट्रेलियन है बेसिकली, उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया बहुत अरसा पहले और ये इस कदर ज़्यादा पानी को जज़ब करता है, इसको ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है, ये एक अच्छी बात है इसकी। लेकिन हमने उस ग्रोथ को, उसकी कास्ट हमने क्या पे की है कि अब ऐसे इलाकों में ऐसे दरख्त लगाना जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहाँ पे मसलन जो फ्रूट ट्रीज़ हैं, आप अगर स्वाद को देखें, एक बहुत बड़ा हमारा हॉर्टिकल्चरल बेल्ट है, वहाँ पे आपके पास इतना अच्छा क्वालिटी का आड़ू होता है, आपके पास वो दूसरा अगर आप वो देख लें जिसको हम अमलोक कहते हैं, जो हमारा अमलोक है, जापानी फल जो है वो इस कदर उम्दा क्वालिटी का है, उसमें इतनी अच्छी आयरन है। इस तरीके से आप वहाँ पे दूसरे आप जो ट्रीज़ हैं, खुबानियाँ हैं, आड़ू आप ले लें, आड़ू के अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं या सेब है, वहाँ पे हमने उन सब की कास्ट पे हम सफ़ेदा लगा रहे हैं वहाँ पे, ये बहुत बड़ी ज़्यादा, मतलब ये घाटे का सौदा है। इस तरीके से हम अपनी ज़मीनों को बंजर कर रहे हैं। या आप उस तरफ चले जाएँ, पंजाब की तरफ चले जाएँ, तो ऐसे थल के इलाके जहाँ पे पानी है ही नहीं है, आप उन इलाकों में अगर आप सफ़ेदा लगाएंगे तो इससे क्या जो है वो, तो मेरी एक आज आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मेरी एक और इस पे ख्वाहिश है या एक हुकूमत को रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पैगाम को फैला सकते हैं, वो ये है कि हम अपने पाकिस्तान के डिफरेंट बेल्ट्स को हम करें। हॉर्टिकल्चरल बेल्ट हमारा जिसका स्वाद है, वहाँ पे आप जितने हॉर्टिकल्चरल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट ट्रीज़ हैं, आप उसको प्रमोट करें, ना कि आप वहाँ की ज़मीनों को बंजर करें। इस तरीके से आप दूसरे आप वेजिटेबल्स बेल्ट, आप साहिवाल में दुनिया का बेहतरीन पोटैटो जो है वो उगता है, तो अगर आप उसको प्रमोट करें, हम KFC को या दूसरे जो इदारे हैं ये वाले जहाँ पे आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे हम बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन बुनियादों पर हम अपना आलू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का आलू जो है वो, उसमें स्टार्च इतनी अच्छी क्वालिटी की है, वाइट पोटैटो जो है वो पैदा होता है। इस तरीके से आप और अगर आप चले जाएँ सिंध में, आप आमों को जहाँ पे बेल्ट हैं आम, उसको प्रमोट करें। किन्नू, आप सरगोदा का बेल्ट है, शोरकोट, ये सारा वो इलाका, फैसलाबाद, आप उन इलाकों को देखें जो अच्छी ज़मीनें हैं, वहाँ पे ये इन दरख्तों को लगाना चाहिए। तो इन बेल्ट्स को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को अलग नहीं करेंगे, उस तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। इस तरीके से आप पंजाब का प्लेन है, उसमें चावल की फसल है, पाकिस्तान में बेहतरीन चावल पैदा होता है, लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि हमने अपना जो चावल है उसको पेटेंट नहीं किया इंटरनेशनल मार्केट में। वो जो वही चावल है बासमती अच्छी क्वालिटी का, वो इंडिया हमसे ब्लैक लेता है और वो ब्लैक करके तो इंटरनेशनल मार्केट में, फ़र्ज़ करो उसने हमसे 100 रुपये किलो लिया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो 100 पता कितने, वो $10 का वो बेचता है। आप उसकी प्राइस जो है देखें 10 गुना बढ़ रही है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो ये हमारी नायली है जिसकी वजह से हमने ये सारी चीज़ें जो है वो, तो इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, मैंने एक बार पढ़ा कि KPK में एक दरख्त था, दरिया था, उसके किनारों पर उन्होंने सफ़ेदा लगाया तो वो दरिया सूख गया जी। क्या ऐसा कोई वाक़या आपके इल्म में है या मुस्तनद वाक़या है? मतलब ये एक देखें ना, आपने बात की है कि इसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है, जो एब्जॉर्प्शन रेट है पानी के हवाले से, पानी जज़ब करने की जो एबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे आप ज़मीनों को आप चाहते हैं कि जी वो
मार्शी एरियाज है, दलदली इलाके, उनको आपने ठीक करना है। ठीक है, वहाँ पे ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन इस पे नहीं है कि हम अपनी ज़राई फसलों को उनकी जगहों पे हम ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, इसका लकड़ी जो है वो माचिस बनाने का काम आ जाती है, और जो लो कास्ट से कि जी फ्यूल वुड है वो हम इससे कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका कोई मुझे रोल समझ नहीं आता कि फ़ायदे का, इससे भी बहुत सारी एलर्जीज हैं वो हो रही हैं, तो इसको रोकने की ज़रूरत है हमें। और गवर्नमेंट को ये अच्छे अपने एडवाइज़र जो हैं वो अच्छे लोग रखने चाहिए, एक्सपर्ट लोग रखने चाहिए। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एडवाइज़र हैं जो प्रॉपर एक जिनका बैकग्राउंड है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनका नॉलेज जो है वो इस पर इस्तेमाल में लाएँ, तो बहुत अच्छा इस पर मतलब सिंसेरिटी की ज़रूरत है इसमें। जी, आपने बहुत अच्छा ये बयान किया कि हुकूमत को पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत अगर इन पर ध्यान नहीं देती तो फिर ज़ाहिर बात है वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, और कुछ को रिकग्निशन नहीं मिलती। तो हर एक इंसान को अपनी माशी ज़रूरियात पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो मुल्क में ये मौके पैदा करने चाहिए कि उनका मतलब यूटिलाइजेशन यहीं पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और हमारे मेज़बानों को एक एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करने का हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी अगर मौका मिला तो आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह जब भी आपको कोई मेरी ज़रूरत होती है मैं हाजिर हूँ। जी सर, थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, तो आपने देखा डॉक्टर कैसर महमूद मुग़ल साहब, जो कि एक एनवायरमेंटल साइंसेज के बहुत बड़े टीचर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनके PhD भी कर चुके हैं इनके ज़ेर निगरानी। उनका एक्सपर्ट ओपिनियन एनवायरमेंटल साइंसेज के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने सुना। इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद ऐसे एक्सपर्ट लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम किसी एक्सपर्ट बंदे की वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी उस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।